नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। दूर संचार आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहे वो शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य हो, समाज और संस्कृति हो, राजनीति, शासन या मनोरंजन हो, व्यवसाय हो या अर्थव्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में वैश्विक विस्तार की जो राह है उसको आसान बनाने का काम दूर संचार के रास्ते ही होके गुजरता है। ऐसे में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार की तरफ से 26 जून को दूर संचार अधिनियम अर्थात टेली कम्युनिकेशन टेलीकॉम एक्ट जिसको हम कहते हैं 2023, वो अब अधिनियम के रूप में जो पहले पारित हुआ था विधेयक दिसंबर 2023 में, अब उसको अधिसूचित कर लिया गया है और इसको लागू कर दिया गया है। लेकिन इसको आंशिक रूप से लागू किया गया। अब आंशिक रूप से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी 62 धाराएं थीं, जिसमें से 39 धाराओं को लागू किया गया है। कुछ धाराएं भविष्य में अभी लागू की जाएंगी या उस पर विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि क्या है ये दूरसंचार अधिनियम और क्यों ये खास हो रहा है। तो इसको खास होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इससे पहले जिस अधिनियम के तहत ये दूरसंचार व्यवस्था संचालित होती थी, वास्तव में वो औपनिवेशिक काल से चला आ रहा था, कॉलोनियल पीरियड से चला आ रहा था और लगभग 150 वर्षों की व्यवस्था बदलती है इस अधिनियम के माध्यम से। इसलिए 26 जून को लागू होने वाला ये दूरसंचार अधिनियम अपने आप में खास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हुआ है। देखेंगे हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे, बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है, आपको बताया हमने क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता, आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से इसको लागू करना पड़ा, क्या है इसमें प्रावधान, क्या नए नए बदलाव हैं, उन बदलावों की तरफ हम जाएंगे। फिर अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं, जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षित रखते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों ही लिहाज से यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बात खबर की करेंगे। खबर है सेंटर नोटिफाइज न्यू टेलीकॉम एक्ट इफेक्टिव जून 26 रिप्लेसेस 138 ईयर्स ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट। तो 138 वर्ष पुराना जो टेलीग्राफ एक्ट था उसको इसने प्रतिस्थापित किया है और उसका स्थान इसने लिया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसकी खास बात यही है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी हम विचार कर लें। दरअसल दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का विकास और इसका संचालन, इस संबंध में एक ठोस कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरसंचार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, जो कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उसने अपनी महत्ता को भी प्रमाणित किया। कोविड के दौर में आपने देखा कि ऑनलाइन गुणकारी शिक्षा कितनी प्रभावी हो रही है, दूर दराज के गांवों तक शिक्षा पहुंच रही है। चाहे वो टेलीमेडिसिन का क्षेत्र हो जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स का परामर्श आप ले सकते हैं ऑनलाइन। समाज और संस्कृति के लिहाज से आप देखें तो संवाद को बढ़ावा मिलता है। राजनीति हो, चाहे शासन मनोरंजन हो या अर्थव्यवस्था हो, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के व्यापार का अगर विस्तार हुआ है तो उसमें इस क्षेत्र का योगदान है। और इन सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के पीछे जो आधारशिला हम कहें तो वो दूरसंचार ही है। ऐसे में इस क्षेत्र का विकास, अपना महत्व, इसके विकास के साथ साथ इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब इस क्षेत्र में कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो भी पुराने कानून थे जो लगभग अप्रासंगिक बनते जा रहे थे समय के हिसाब से, उसमें कुछ सुधारों की मांग हो रही थी, तो उसमें संशोधन करके उसको समेकित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी के लिहाज से आप देखें काफी पुराने जो कानून है, चाहे वो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का हो, आप देखें डफरिन के समय का ये अधिनियम है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, चाहे वो 1933 क्षमा करेंगे 1933 का भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम हो, या टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का हो, ये काफी पुराने कानून थे। तो इन कानूनों की जगह एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। साथ ही साथ कुछ अन्य नियम कानूनों को भी प्रतिस्थापित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ आप देखेंगे जो दूर संचार क्षेत्र है, चाहे आर्थिक सामाजिक विकास हो, या हम कह सकते हैं कि इसको डिजिटल विश्व के द्वार के रूप में देखा जाता है। दूर संचार को आप डिजिटल विश्व के द्वार के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि चाहे सूचना का प्रसार हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, या डिजिटल सेवा का उपयोग हो, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो या ई कॉमर्स हो, सारे क्षेत्रों का जो बैकग्राउंड हम कह लें, की आधारशिला कह लें, तो दूरसंचार का क्षेत्र होता है। इसलिए भी इसको डिजिटल विश्व का द्वार कहते हैं। तो इसका महत्व तो इस वजह से भी है। साथ ही देश की सुरक्षा काफी हद तक दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा पर निर्भर कर रही थी। तो ऐसी दशा में जैसे जैसे पूरा विश्व डिजिटलाइज हो रहा है,
तो ऐसी दशा में सुरक्षा के लिहाज से भी इस क्षेत्र में कुछ ऐसे कानूनों की डिमांड हो रही थी कि इसको सुरक्षा के तत्व को बढ़ावा देते हुए इसको नियंत्रित करना आवश्यक था। तो इसलिए इस कानून को लाया गया। तो ये तो इसके पीछे के कारक है कि क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब दूरसंचार अधिनियम में क्या वो प्रमुख प्रावधान है, एक बार उन प्रावधानों के ऊपर हम नजर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दूरसंचार अधिनियम की, तो ये दिसंबर 2023 में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उसी समय ये जो विधेयक था ये दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया। पारित होने के बाद ये अधिनियम का रूप लिया और राष्ट्रपति जी की इसमें मंजूरी भी मिल गई। और उसमें अगर हम बात करें तो अभी ये अधिसूचित होकर 39 धाराएं इसके लागू वर्तमान में कर दी गई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आंशिक रूप से ये 26 जून को लागू हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य ये है कि एक मजबूत कानूनी ढांचा दूरसंचार के क्षेत्र में कैसे स्थापित किया जाए, जिससे कि क्या हो, बुनियादी ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो स्थिति थी जिसमें जो खामियां दिखाई दे रहे थे उसको पुख्ता किया जाए, साथ ही साथ नवाचार को कैसे बढ़ाया जाए इस दिशा में भी प्रयास किया जाए, और इन सारी बातों के साथ साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी की जा सके, जिससे कि जब एक बेहतर कानूनी ढांचा होगा, उपभोक्ता के हित सुरक्षित होंगे, उसकी रक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर बेहतर कानूनी ढांचे की वजह से व्यापार और क्षेत्रीय विकास अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा। और ऐसे कानूनी ढांचे में जहां पर बेहतर कानूनी ढांचा होगा तो ऐसी दिशा में निवेश बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और निवेशकों का भरोसा होता है। और जब निवेशकों का भरोसा होगा तो व्यापार में वृद्धि होगी, देश आर्थिक रूप से समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। तो ये कुछ वजह थी। इसमें अगर प्रोविजन की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो है राइट ऑफ वे, अर्थात एक मार्ग का अधिकार मिला है। मार्ग का अधिकार को इस तरह से आप समझें, इसके अंतर्गत पहले तो आप देखें क्या प्रावधान है। तो देखिए, दूरसंचार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सुविधा प्रदान करता है, उसको सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर मार्ग का अधिकार वो मांग सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यहां पर आता है, वो अगर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता है और मान लीजिए उसको टावर लगाना है, तो टावर लगाने के लिए अगर उसको किसी निजी भूमि का भी उपयोग करना है और वो ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि उसको पूरा करना अनिवार्य है, तो ऐसी दशा में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सरकार से इस अधिनियम के तहत मांग कर सकता है और उसको सरकार उस प्रोजेक्ट की महत्ता को समझते हुए वो निजी संपत्ति को भी अधिग्रहित करने का अधिकार दे सकती है। साथ ही ये जो अधिकार है, जो राइट ऑफ वे है, मार्ग का अधिकार है, ये गैर भेदभावपूर्ण तरीके से इसको अपनाया जाएगा और गैर विशिष्ट आधार पर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई विशेष व्यक्ति है तो उसको इससे छूट मिल जाएगी। सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए इस कानून के तहत उस प्रोजेक्ट को वरीयता देते हुए प्रोवाइडर को, अर्थात सर्विस प्रोवाइडर को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए इस चीज को, राइट ऑफ वे को इसमें शामिल किया गया है। मार्ग निर्दिष्ट करने की शक्तियां अर्थात पावर्स टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स, ये भी एक प्रोविजन इसमें किया गया है। क्या किया गया है इसमें? अगर केंद्र सरकार ऐसा समझती है कि जो दूर संचार उपकरण हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्क और सेवा हो गया, उसके लिए कोई मानक निर्धारित किया जाए, तो ऐसी दशा में इसके पास ये अधिकार होगा इस अधिनियम के तहत कि वो एक मूल्यांकन करके और ऐसे कुछ आदेशों को, निर्देशों को निर्दिष्ट कर सकती है, वो मानक निर्धारित कर सकती है। साथ ही साथ इस अधिनियम में एक बात और स्पेशली शामिल की गई, वो ये है कि कुछ चीजों को परिभाषित किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे तार है, रेडियो है, प्रकाशीय या अन्य विद्युत चुंबकीय प्रणाली है, या किसी भी माध्यम से, इन सारे माध्यमों से अगर आप किसी भी प्रकार के मैसेज को भेजते हैं, संदेश का संचरण होता है, उसका उत्सर्जन या ग्रहण होता है, मतलब भेजते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उसके रूप में भले ही आप परिवर्तन कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें, लेकिन इस तरह के माध्यम से किसी भी रूप में अगर आप संदेश भेजते हैं तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। और अगर वो आपत्तिजनक है, वो ऐसा है कि वो सुरक्षा को भंग करता है, तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस चीज को भी स्पष्ट किया गया। साथ ही अवरोधन और तलाशी की शक्तियां धारा 20(2) के तहत इस अधिनियम में प्रदान की गई हैं। अब क्या है अवरोधन या तलाशी? बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य इस प्रकार के नेटवर्क के माध्यम से कुछ ऐसी खबरों को फैलाया जाता है, या कई बार ये देखने को मिलता है कि इसका गलत तरीके से उपयोग होता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर संदेशों को, कुछ आधारों पर इस प्रकार के संदेशों को फैलाया जा रहा है जिससे ये अंदेशा होता है कि राज्य की सुरक्षा पर उससे प्रभाव पड़ेगा, अपराधों को भड़काने की दिशा में ये कदम है, साथ ही साथ सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं है, तो ऐसी दशा में ये वो बेस हैं, ये वो आधार हैं, इस पर निगरानी रखी जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसको अवरुद्ध किया जा सकता है, ऐसे संदेशों को ब्लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है।
साथ ही साथ सार्वजनिक आपातकाल हो या कोई आपदा आ गई, अगर कोई अचानक से आपदा आती है तो सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में सबके लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किसी भी दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क या सेवा को अस्थायी रूप से अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में लिया जा सकता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो उपयोग करता है अर्थात जो उपभोक्ता है अर्थात जो कस्टमर है, उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास अवांछित जो स्पैम होते हैं, अवांछित जो मैसेजेज होते हैं वो ईमेल के माध्यम से हो गए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो फिशिंग का प्रयास होता है, कई बार मेलवेयर के लिंक आते हैं हमारे पास, कई बार वो टेक्स्ट के माध्यम से आ सकते हैं, या हमारी जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उस पर आप देखते हैं कि कोई पोस्ट पर कमेंट आता है, किसी अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैसेज आते हैं। तो ये जो अवांछित मैसेजेस हैं जिनको स्पैम कहते हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। शिकायत निवारण और स्पैम से बचने के लिए जो धारा 28 है उसके तहत इसमें प्रावधान किया गया है। और उपभोक्ता संरक्षण उपायों के लिए एक ऑनलाइन विवाद समाधान ढांचा, अर्थात इस प्रकार के जितने ऑनलाइन विवाद हैं उसके समाधान के लिए एक ढांचे का भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो निर्दिष्ट संदेश हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक पहले से सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर का निर्माण करना जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया। अर्थात अगर उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको इस प्रकार के मैसेजेस से, स्पैम से डिस्टर्ब ना हो, अगर वो इस पर रजिस्टर कर देता है तो उसके बाद उसके पास इस तरह के अगर मैसेजेस जाते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए, उपयोगकर्ता की सहमति अगर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी सहमति नहीं है तो व्यावसायिक संदेश भेजने पर अगर फिर भी कोई टेलीकॉम कंपनी व्यावसायिक संदेश भेजती है तो उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, या हो सकता है उसकी सेवा भी प्रतिबंधित कर दी जाए। तो ये भी इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी यहाँ पर एक विनियामक सैंडबॉक्स की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है इस अधिनियम में। देखिए, विनियामक सैंडबॉक्स क्या होता है? विनियामक सैंडबॉक्स या रेगुलेटरी हम सैंडबॉक्स कहें तो ये एक प्रकार का ढांचा है। कैसा ढांचा है? जिसमें कि स्टार्टअप हो गया या अन्य कंपनियों को शुरू करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण, एक नियंत्रित वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि चाहे वो नवाचारी उत्पाद हो, चाहे वो कोई सेवा हो, सर्विस भी हो सकती है, या कोई व्यवसाय मॉडल हो, उसके परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई नया उत्पाद होता है तो उसको बाजार में लाने से पहले उसका प्रभाव कैसा होता है, उसकी सुरक्षा के लिए जो परीक्षण किया जाता है, इन चीजों को इस ढांचे के अंतर्गत, जो विनियामक सैंडबॉक्स है उसके अंतर्गत करके टेस्ट किया जा सकेगा। साथ ही डिजिटल भारत निधि अर्थात सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, जिसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के नाम से पहले जाना जाता था, जो कि 1885 का जो अधिनियम है उसके तहत यह स्टैब्लिश किया गया था। अब उसका नाम बदल दिया गया है और धारा 24 और 26 के तहत इसको अब डिजिटल भारत निधि के रूप में जाना जाएगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को भी मिलता है कि जो डिजिटल भारत निधि है ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं की स्थापना का जो समर्थन केवल करती थी, अब उसके बजाय इसमें अनुसंधान, विकास और पायलट परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के दिशा में बढ़ते हुए उस दिशा में ये एक कदम के रूप में इसको देख सकते हैं। अब इसमें फंड कैसे आएगा? फंड के लिए जो दूर संचार सेवा ऑपरेटर हैं उन पर एक यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाई जाएगी, अर्थात एक कर लगाया जाएगा, और उस लेवी से जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे के माध्यम से फिर इस दिशा में वित्त की सहायता की जाएगी और जो भी दूरसंचार बुनियादी ढांचा है उसको विकसित किया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा देखिए सिम कार्ड को लेके भी इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, जैसा कि आप बड़ा सिंडिकेट देखते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उसमें एक एक व्यक्ति के नाम पे हजारों 500 सिम कार्ड होते हैं। इस चीज पर रोक लगाने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक समय में उपयोग किए जा सकने वाले सिम कार्ड की संख्या को भी नियंत्रित किया गया है। इसकी संख्या ये बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर एक समय में अधिकतम 9 सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर और जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है उसके लिए ये संख्या मात्र 6 निर्धारित की गई है। साथ ही साथ सिम कार्ड, अगर इससे ज्यादा सिम कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो पहली बार अगर ये गलती होती है आपसे तो 50,000 रुपए, और लेकिन बार बार इसका उल्लंघन करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। साथ ही धोखाधड़ी और सिम कार्ड प्राप्त अगर आप करते हैं, धोखा करके किसी से सिम कार्ड प्राप्त करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी आईडी का दुरुपयोग करके कोई दूसरा व्यक्ति उस पर सिम कार्ड चला रहा होता है, तो ऐसी दशा में भी किसी अन्य के पहचान और दस्तावेजों का उपयोग अगर करके कोई सिम कार्ड चला रहा है तो ऐसी दशा में 3 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना
या दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसका प्रोविजन किया गया है। अर्थात किसी अन्य आईडी पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिम कार्ड का उपयोग करना एक क्राइम के रूप में इसको इस अधिनियम के तहत संसूचित किया गया। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर अभी विचार होना शेष है, चाहे वो उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का मामला हो, दूर संचार कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ताओं का अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन का मामला हो, या एक सुचारू दूरसंचार विवाद समाधान तंत्र से संबंधित हो। कुछ ऐसे बहुप्रतीक्षित प्रावधान हैं जिस पर विचार किया जाना अभी शेष है, जिससे कि आपने देखा होगा कुछ कंपनियां हैं जैसे कि वन वेब है, या आप कह सकते हैं जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, या अमेजन और स्टारलिंक जैसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो सरकार की तरफ एक आगे बढ़ने के सरकार के इंतजार में अभी बाट जोह रही हैं। तो उसका भविष्य क्या होता है, अभी वो धाराएं कुछ जो लागू होना शेष है, उसका भविष्य क्या होता है, भविष्य के गर्त में है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अंत में हम चलते हैं अपनी आखिरी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपको सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स का पाठ्यक्रम हमारा जो कि ऑनलाइन कोर्स है, इसमें एडमिशन ओपन है। 9 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अगर इसमें आप किसी भी प्रकार का एडमिशन या अन्य क्वेरीज से संबंधित करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न है आपके लिए कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य का व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने सिम कार्ड रख सकता है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 6, 9 या 10। तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।